हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए पाठशाला आपके लिए बोर्ड वाले एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज लेकर आया है। और उस सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज और देखते हैं कि बच्चे कितना अच्छा स्कोर करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि ये जो जितने भी एमसीक्यूज हैं, इनके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप सारे बच्चे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितना बेहतर कर पाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, आप उसे सॉल्व करिए, पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है भोजन का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द सार टेस्ट ऑफ फूड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑप्शन ए क्षारक, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, वो राइट आंसर है आपका एसिड। जितने भी एसिड होते हैं आप जानते ही हो कि वो सारे जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए से। विच सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड? नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, बताइए। बेस इस काम को करता है, सॉल्ट इस काम को करता है, एसिड इस काम को करता है, या इंडिकेटर इस काम को करते हैं? तो आप जानते हो बच्चों, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, जो बदलता है नीले को लाल में, उसे कहते हैं हम एसिड। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए से आप। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिस? क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए खट्टा होता है, ऑप्शन बी मीठा होता है, ऑप्शन सी कड़वा होता है, ऑप्शन डी नमकीन होता है। या सार होता है, स्वीट होता है, बिटर होता है, या सॉल्टी होता है। तो जितने भी आपके बेसिस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? वो सब के सब आपके कड़वे या बिटर होते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, आप करते जाइए, धीरे धीरे इनका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, जो कहता है कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ डाई ऑफ विच कलर? लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी पर्पल, ऑप्शन डी येलो। बताइए। तो इसका जो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है वो है पर्पल या बैगनी, ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए से। फ्रॉम विच प्लांट इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड? लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस किस पौधे से निकलेगा? तो पेंटूनिया ऑप्शन ए में दे रखा है, बी में लाइकेन दे रखा है, सी में हाइड्रेंजिया दे रखा है, और फोर्थ में दे रखा है बच्चों जेरेनियम। तो बताइए आप कि जो लिटमस होता है वो किस पौधे से निकाला जाता है? तो प्यारे बच्चों, जो लिटमस होता है वो निकाला जाता है आपका लाइकेन से, और लाइकेन दे रखा है ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक इंडिकेटर? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक है? पहला दे रखा है ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों हल्दी दे रखा है, बी में लिटमस दे रखा है, सी में मैथिल ऑरेंज दे रखा है, या जिसे मिथाइल ऑरेंज भी बोल देते हैं, और डी में दे रखा है लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज। तो बताइए कि इनमें से सिंथेटिक सूचक कौन सा है आपका? तो अगर आप समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, तो जो हल्दी है, लिटमस है और लाल पत्ता गोभी है, ये सारे के सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर है। ये सारे के सारे कैसे नेचुरल इंडिकेटर है। और अगर इन तीनों को हटाते हैं तो ऑप्शन सिर्फ एक बचता है हमारे पास, वो है ऑप्शन सी, जिसे बोलते हैं मैथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। What color does a curry stain on a white cloth turn when soap is rubbed on it? सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन रगड़ने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? पहला नीला होगा, दूसरा हरा हो जाएगा, तीसरा भूरा लाल हो जाएगा, या चौथा पीला हो जाएगा।
तो जब कभी प्यारे बच्चों आपकी जब हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं और खाते टाइम सब्जी वगैरह गिर जाती है और उस पे जब हम साबुन को रगड़ देंगे तो उसमें जो दाग होते हैं वो एक रंग छोड़ते हैं और उसकी वजह से जो आपने देखा भी होगा एडवर्टीजमेंट में भी दिखाते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट आते हैं कि ये जो दाग धब्बे हैं वो किस कलर के मिलते हैं, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर के मिलते हैं। कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके कमीज पे नीले कलर का या हरे कलर का दाग मिलता हो। ज्यादातर जो बच्चों मिलता है वो मिलता है भूरा और लाल रंग का। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ही दे रखा है भूरा और लाल, रेडिश एंड ब्राउन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सब्सटेंस हुज ऑडियो चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कोल्ड। जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पहला है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है गंधीय, ऑल्फैक्टरी सूचक। तीसरा है संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। और चौथा है सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो जितने भी देखो जो भी जब कभी भी स्मेल की बात होती है, ऑडियो की बात होती है, जिन्हें हम सूंघ सकते हैं, तो उन सारे के सारे जो भी आपके इंडिकेटर होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। जो ऑल फैक्ट्री वर्ड है, ये ऑल फैक्ट्री आता ही आपके सूंघने से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। कहता है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस विथ गैस। अगर किसी एसिड को रिएक्ट किया जाए मेटल के साथ तो एक गैस निकलेगी और उस गैस का नाम आपको बताना है कि वो कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन निकलेगी। बी में दे रखा है नाइट्रोजन निकलेगी। सी में दे रखा है हाइड्रोजन निकलेगी और डी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो जब कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो जो भी गैस निकलती है उसे गैस का नाम है हाइड्रोजन और वो गैस होती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जिसे लाइम वाटर बोलते हैं, अगर इसे हम गुजारते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का इधर ध्यान दो, लाइम वाटर का नाम इसने लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होता है और जब इसे हम गुजारते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो इसके अंदर आप जानते ही हो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जारी है, तो ये बन जाएगा कार्बोनेट और आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप है? तो ये सारे के सारे जो होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं, बताओ। पहला ऑप्शन में दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे में दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरे में दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथे में दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ही पार्ट कहे जाते हैं, उसी के ही रूप होते हैं ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बच्चे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे 12 क्वेश्चन आ गया है। कहता है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस रिजल्टिंग इन सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। अम्ल व क्षारकीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये नाम आपको बताना है। पहला दे रखा है ऑप्शन ए में विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, दूसरे में दे रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, तीसरे में अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं और चौथे में संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप जानती हो कि जब कभी भी एसिड, या आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि जब भी एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन किया जाता है तो जो प्रोडक्ट में मिलता है वो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। और सॉल्ट प्लस वाटर जब मिलता है प्यारे बच्चों तो ना तो वो पूरी तरीके से एसिड रहता है ना ही वो पूरी तरीके से बेस रहता है, तो एक तरीके से इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और उदासीकरण हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, वो क्षारकीय होते हैं, वो उदासीन होते हैं, वे उभधर्मी होते हैं। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना है, चारों में से बताइए।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, वो करेक्ट आंसर होता है बेसिक या क्षारकीय। जितने भी आपके धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक का मतलब मेटल हो और मेटल के साथ ऑक्साइड लग जाए, जैसे कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन उसमें ऐड कर दी जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड है, और इसकी जो नेचर होगा वो होगा क्षारकीय या बेसिक, इसका नेचर कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक तरीके से रिवर्स है, वाइस वर्सा क्वेश्चन है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। तो उसमें उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो धात्विक ऑक्साइड थे वो सारे के सारे आपके क्षारक होते हैं, और इस क्वेश्चन में दे रखा है अधात्विक के बारे में। तो अधात्विक मतलब नॉन मेटल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के या एसिडिक नेचर के कहलाए जाते हैं, या एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव, और आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, द फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जितने भी आपके चाहे अम्ल हो एसिड हो, ठीक है, चाहे बेस हो, ये सब के सब जो चलते हैं, एसिड में H प्लस आयन होते हैं और बेसिस में आपको मैं बताऊं तो OH माइनस आयन होते हैं। तो ये दोनों के दोनों आयन से चलते हैं, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच आयन आर प्रोड्यूस इन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर जल की उपस्थिति हो और उसमें HCl हम डालें तो आयन उत्पन्न होंगे। आयन उत्पन्न होंगे तो कौन से आयन उत्पन्न होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पिछला क्वेश्चन जो था प्यारे बच्चों, वो इसी से रिलेटेड था, आयन से द्वारा, और मैंने आपको बताया था कि एसिड में जो होते हैं वो होते हैं आपके H प्लस आयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो एसिड होता है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अगर ये ढंग से लिख दे तो, एसिड में जो होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं H प्लस आयन, और जो बेसिस होता है उसमें जो होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं OH माइनस आयन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है और आपके सामने आ भी गया है। तो एसिड पूछ रहा है तो H प्लस आयन, और बेसिस पूछ रहा है तो OH माइनस आयन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है व्हाट इज अ वाटर सोल्यूबल बेस कॉल्ड। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों क्षारक, और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है क्षार। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर सी है, जो एल्कली बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए तो इसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि वाटर सोल्यूबल बेस कॉल्ड, तो एल्कली लेते हैं और वो बेसिस नाम होता है। लेकिन हिंदी में अगर देखें तो इसे क्षारक और क्षार में कंफ्यूजन होती है। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे हिंदी वाले कि जितने भी क्षारक होते हैं अगर वो जल में घुलनशील नहीं है तो सारे के सारे, सॉरी, जल में घुलनशील है तो सारे के सारे क्षार कहलाएंगे, एल्कली कहलाएंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जल में घुलनशील जितने भी क्षारक होते हैं वो सारे के सारे क्षार कहलाते हैं। वाटर सोल्यूबल बेस सारे के सारे एल्कली कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज। वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस आपको बताना है कि जिसमें अगर हम अम्ल और क्षारक को पानी में घुलाएं तो उस, या घोलें तो उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है। पहला वाला ऊष्माशोषी है जिसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, दूसरा ऊष्माक्षेपी है जिसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, तीसरा उदासीन न्यूट्रल होता है, और डी आपको नन ऑफ दी अबव दे रखा है। तो ऐसे सारे रिएक्शन प्यारे बच्चों जो जल में अम्ल और क्षारक को घोलते हैं, उस प्रोसेस का जो नाम होता है प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन बी। सुनने में ये नाम दोनों सेम से लगते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और हिंदी में भी लगभग सेम से रहते हैं कि ऊष्माशेषी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने हिसाब से फर्क करके समझ के चलिए, ताकि एग्जाम में आपका आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत ना हो जाए। तो इसका जो आंसर है वो है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। अगर एक एसिड को डाइल्यूट किया जाए, इट शुड बी एडेड टू। अम्ल को तनुकृत करते समय उसमें किस में मिलाना चाहिए। अम्ल में जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलाना चाहिए, या किसी में भी कुछ भी कर दो, आपके ऊपर है, जैसा आपका दिल कर रहा है। क्योंकि सर जैसा हमारा दिल करेगा ऐसा करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा होता है बच्चों, तो होता क्या है कि मान के चलो
कि हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, तो पानी दूसरी तरफ है, तो उस पानी में हम एसिड को थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, ठीक है ना, एक साथ नहीं डाल सकते, बहुत धीरे धीरे डाल सकते हैं, आप उसे घुमाते जाओगे और एसिड को उसमें ऐड करते जाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन बी, जल में अम्ल, एसिड टू वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में कहता है व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द पीएच स्केल। तो आप जानते हो कि इस तरीके का आपके बुक में पीएच स्केल दे रखा है, यहाँ पर आपका 7 होता है, यहाँ पे आपके 0 होते हैं, यहाँ पे आपका 14 आता है। तो आपको याद आ गया होगा, ये जो पैमाना होता है इसे पीएच स्केल बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि ये जो पीएच स्केल है, इसमें जो ये पी है, इस पी का क्या नाम है, इस पी को हम किस नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पी का जो नाम होता है वो होता है प्रोटेन्स, ऑप्शन ए। और एच हाइड्रोजन के लिए होता है, तो उसे आप अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना। पी होता है प्रोटेन्स के लिए और एच होता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कोई एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो अगर मैं आपको वापस उसी स्लाइड पर लेकर जाऊं, तो मैंने आपको बताया है कि देखो, अगर हम यहां से जितना इधर जाएंगे उतना एसिड की जो नेचर है वो कम होती जाएगी, अगर यहां से जितना इधर की तरफ जाएंगे उतना ही बेस बढ़ता जाएगा। तो अगर हम 7 पे पहुंचते हैं, तो 7 पे जब हम पहुंचते हैं तो कोई भी चीज न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, तो अगर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना। तो एक उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, ऑप्शन सी। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पीएच स्केल से, और पीएच स्केल से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पीएच स्केल में 0 से 7 तक जो होता है वो सारा एसिडिक होता है, और 7 से 14 तक जो भी होता है वो सारा आपका बेस होता है। तो अगर 7 से कम है तो वो सारे एसिड होंगे, जैसे कि ऑप्शन ए पढ़े आप, 7 से कम, हाँ जी एसिड हो सकता है। बी में देखें 7 से अधिक, नहीं 7 से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वो सारे आपके बेसिस में चले जाएंगे, क्षारक बन जाएंगे। 7 के बराबर या इक्वल टू 7, इक्वल टू 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल होती है। 14, 14 तो पूरा का पूरा बेस है। तो अगर हमसे अम्लीय पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 7 से कम, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का पीएच पैमाना या पीएच परास कितना होता है। तो हमारी जो बॉडी है, देखो हर किसी का एक पीएच स्केल होता है प्यारे बच्चों, एक पीएच रेंज होती है। तो हमारी बॉडी की भी एक पीएच रेंज होती है। तो आपको पीएच रेंज हमारी बॉडी की बतानी है। तो पीएच रेंज जो हमारी बॉडी की होती है प्यारे बच्चों वो होती है 7 से 7.8 तक, ऑप्शन बी। क्योंकि जो हमारी बॉडी है प्यारे बच्चों, ना तो पूरी तरीके से, एक सेकंड में और लगा देता हूं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी बॉडी होती है ना तो पूरी तरीके से एसिडिक होती है, ना ही वो पूरी तरीके से बेसिस होती है। लगभग आप देखोगे तो 7 से 7.8 के आसपास, लगभग वो न्यूट्रल के आसपास हमारी बॉडी रहती है। तो हमारा जो पीएच स्केल होता है वो न्यूट्रल के आसपास होता है, इसलिए 7 से 7.8 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन आप जानते हो कि जब कभी भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और जो बारिश होती है तो वो चिपचिपी सी होती है, उसी को बोलते हैं एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अब जब ये अम्लीय वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन आप पढ़िए, आप पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल जो होता है, जो एसिड होता है वो 7 से कम होता है, हाँ होता है। 5.6 से कम होता है, हाँ ये भी अम्ल है। 5.6 से अधिक होता है, 5.6 से अधिक तो वो अम्लीय कहलाएगा। 8.2, तो 8.2 तो इसमें हो ही नहीं सकता, इसे तो आप कैंसिल कर दें। अब ऑप्शन बचे हमारे सामने 3। तो ये आपको एज इट इज याद करने का, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि अम्ल का क्या है, और आगे और भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो जो अम्लीय वर्षा होती है प्यारे बच्चों, उसका जो पीएच स्केल होता है वो होता है 5.6 से अधिक, जो कि है ऑप्शन सी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच प्लैनेट्स एटमोस्फेयर इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड येलो क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद और पीले बादलों से बना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मंगल मार्स, बी में दे रखा है बृहस्पति जुपिटर, सी में दे रखा है शुक्र वीनस, और डी में दे रखा है शनि सैटर्न। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वो कई क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा होगा तो आप जरूर करोगे। तो प्यारे बच्चों, जो सल्फ्यूरिक अम्ल से जो सफेद और पीले बादल बनते हैं, उस प्लेनेट का जो नाम होता है वो होता है शुक्र, या वीनस उसे कहा जाता है। ठीक है, जिसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है अर्थ का। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है विच एसिड डज आर स्टमक प्रोड्यूस। तो आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है और ये आपने चैप्टर 5 जो आपका लाइफ प्रोसेस है उसमें भी ये देखा होगा कि हमारा जो स्टमक होता है एक तरीके का एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो उसे प्रोड्यूस करता है और उसका क्या नाम होता है, तो उसको HCl बोलते हैं और पूरा नाम होता है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों, कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रीट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हो जाता है जिसे आम भाषा में हम कहते हैं कि गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस बन रही है, उसी को अपच। तो कहता है उसके उपचार के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो आप एंटीबायोटिक लोगे, ठीक है ना, एनाल्जेसिक लोगे, एंटासिड लोगे या एंटीसेप्टिक लोगे। तो जितने भी आपके एसिड होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पहले बच्चों एंटासिड का, और एंटासिड दे रखा ऑप्शन सी में, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे और चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टू डी के स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। मुंह के पीएच का मान कितने से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके दांत कब सड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम बहुत सारी चीजें खाते हैं और खाते टाइम हम रात में ब्रश नहीं करते और ऐसे सो जाते हैं, तो आप देखोगे कि लोगों के दांत खराब होने लगते हैं, तो उसी को साइंस में बोल देते हैं दांतों का श्रेय होना। अब दांतों का श्रेय किस टाइम स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 के अराउंड हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टूथ इनेमल इज मेड ऑफ। दांतों का इनेमल किसका बना होता है। तो जो दांत होते हैं वो बहुत तरीके के आपके एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है ना, और स्पेशली उसमें से आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड से बना होता है या सोडियम क्लोराइड से बना होता है। तो जितने भी प्यारे बच्चों आपके दांतों के इनेमल होते हैं वो सारे के सारे जो बने होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द बी स्टिंग। जो मधुमक्खी के डंक होते हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, जो मधुमक्खी काटती है तो आपने देखा होगा काटने के जब वो काटती है तो आपके हाथ पर काटे तो हाथ पे एक लाल सा निशान हो जाता है और बहुत ज्यादा जलन होती है। तो एक एसिड होता है उनके डंक में, वो कौन सा एसिड होता है आपको बताना है। तो जो एसिड होता है बच्चों वो एसिड होता है मिथानाइक अम्ल, जो दे रखा है ऑप्शन बी में, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप कि 30 क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लगभग आप ये मान के चलिए कि आपने फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। तो शुरू करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों विच एसिड इज फॉर्म्ड इन विनेगर। जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो सिरका होता है बच्चों आपको याद करना है, उसमें जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, या हिंदी में भी एसिटिक ही बोलेंगे तो ऑप्शन बी इसे आप लिख लो एसिटिक अम्ल। जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन विच एसिड इन प्रेजेंट इन टर्मिड। इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जो इमली आप खाते हो तो बच्चों इमली जब आप खाते हो तो बहुत खट्टी सी लगती है और हर खट्टी चीज एसिड होती है, और इमली में होता है आपका टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। जब आप इन्हें खाओ तो आप इसे जब खाते टाइम भी याद कर लें कि इसमें कौन सा एसिड है, ताकि आप एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को देखो तो धड़ाम जैसे इन क्वेश्चन को आप उड़ा दो। तो अगला क्वेश्चन कहता है 33 टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑक्सिलिक अम्ल, चौथा लैक्टिक अम्ल। तो करेक्ट, और जो इसका जो टमाटर होता है मेरे बच्चों उसमें जो आपका अम्ल होता है वो होता है ऑक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खट्टा दूध या दही कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल, दूसरा दे रखा है ऑक्सिलिक एसिड, तीसरा दे रखा है सिट्रिक एसिड और चौथा दे रखा है मेथनोइक एसिड। तो जो भी दूध या दही की चीजें होती हैं तो इसमें आप एक हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप उसमें एक लैक्टिक वर्ड याद रखें, ये आपके और भी बहुत सारी चीजों में यूज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल होता है। जो भी आपका खट्टा दूध या दही होती है, जब जैसे दूध होता है तो दही बनाते हैं तो खट्टी हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। अगला क्वेश्चन है कहता है नेटल के डंक वाले वॉल में कौन सा अम्ल छोड़ते हैं। जो नेटल होते हैं जब वो डंक मारते हैं तो वो एक अम्ल छोड़ते हैं, वो अम्ल आपको बताना है कि वो कौन सा अम्ल है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है प्यारे बच्चों मिथनो एसिटिक अम्ल, दूसरे में दे रखा है मिथनोइक अम्ल, सी दे रखा है लैक्टिक अम्ल और फोर्थ में दे रखा है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी। देखिए आपने 35 क्वेश्चन करे हैं और आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इन क्वेश्चन को करने में। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उन्हें और करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? जो आप अपने घरों में नमक का यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम या साइंस की भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, दूसरा सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चौथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऑप्शन बी। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, NaCl। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है व्हाई इज रॉक सॉल्ट ऑफन ब्राउन इन कलर? अगर आप खनिज नमक को देखोगे तो उसका रंग आपको भूरा दिखेगा। वो भूरा रंग क्यों होता है, वो ब्राउन कलर क्यों होता है? पहला कहता है ऑप्शन नमक की प्रकृति के कारण, दूसरा कहता है अपद्रव्यों के कारण, तीसरा कहता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के कारण, और चौथा कहता है उच्च तापमान के कारण। ठीक है, पढ़िए और करिए इसे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जितने भी आपके रॉक सॉल्ट होते हैं उनका जो भूरा कलर होता है, तो जब कभी भी कोई भी खनिज होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, उसे जब भी कोई निकाला जाता है तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों के कारण ही उसका रंग जो होता है, जो आपका रॉक सॉल्ट है वो भूरे कलर का होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जो भूरा कलर है वो होता है इम्प्योरिटीज के वजह से, इम्प्योरिटीज के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर क्या बनता है? पहला सोडियम ऑक्साइड बनेगा, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तीसरा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, चौथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो क्या बनता है जल्दी से बताइए। तो प्यारे बच्चों जब कभी भी सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत आप प्रभावित करोगे तो उसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन बी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइड्रोक्साइड में O और H होता है, और वाटर को बनने के लिए भी इन्हीं दो एलिमेंट की जरूरत होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन द क्लोर एल्कली प्रोसेस वेयर इन क्लोरीन गैस रिलीज? क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है? ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों, जब क्लोरीन को निकाला जाता है तो आपको बताना है कि आपको पता होगा दो तरीके के पॉइंट होते हैं, प्लस होता है और एक माइनस होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। तो कहां पर आपकी क्लोरीन गैस आपको मिलेगी? कैथोड पर मिलेगी, एनोड पर मिलेगी, विलियन में मिलेगी, या बर्तन की सतह पे मिलेगी? तो जब कभी भी गैस निकलती है प्यारे बच्चों तो वो मिलती है एनोड पर, मतलब ऑप्शन बी पर आपको देखोगे तो आप क्लोरीन को वहां पर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो प्यारे बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब तक आपको ये याद नहीं होगा, जैसे ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, तो नाम बना कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, सारे नाम इन्होंने दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने पढ़ा है Ca या ClO, जो ऑप्शन बी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसे आप एज इट इज याद करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे घरों में जल आता है, पानी आता है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया उसको से मुक्त कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या बेकिंग सोडा डाला जाता है? पहला ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, तीसरे में दे रखा है कि धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा डाला जाता है, या चौथे में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है। क्या चीज डाला जाता है? तो प्यारे बच्चों जो हमारे घरों में जल आता है उसको जीवाणु मुक्त करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका 41 क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। तो ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, केमिकल नेम पूछता है एग्जाम में कि बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है। तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दे रखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर बैठेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, जो बेकिंग पाउडर है ठीक है ना, वो किसका मिश्रण होता है?
तो पहला ऑप्शन में दे रखा बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का, दूसरा दे रखा बेकिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तीसरे में दे रखा है धोने का सोडा और सिट्रिक अम्ल का, चौथे में दे रखा है विरंजक चूर्ण और एसिटिक अम्ल का। तो प्यारे बच्चों, जो आपका बेकिंग पाउडर बनता है वो बनता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से, और ये दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपके 43 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपको सूत्र बताना है, फॉर्मूला बताना है कि जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है और 5 मॉलिक्यूल जल के दे रखे हैं। सोडियम दे रखा है, कार्बोनेट दे रखा है, 10 मॉलिक्यूल जल के दे रखे हैं। और ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन डी में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो वॉशिंग सोडे का जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, इसमें आप ये ऐसे याद रखेंगे कि वॉशिंग सोडा को 10 मॉलिक्यूल वाटर होते हैं, और 10 मॉलिक्यूल वाटर दे रखा है ऑप्शन बी में। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या देखना है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, what is the use for removing the permanent hardness of water। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जल में कई बार जो ना एक कठोरता होती है, एक हार्डनेस होती है, और उस हार्डनेस को हटा के उसे पीने योग्य बनाया जाता है। कई बार आपने आम बोलचाल में भी देखा होगा कि वहां का पानी बड़ा भारी था और यहाँ का पानी हल्का है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हार्डनेस है उसे आप कैसे हटाओगे। बेकिंग सोडा से हटाओगे, ऑप्शन ए में दे रखा, ऑप्शन बी में दे रखा ब्लीचिंग पाउडर से हटाओगे, ऑप्शन सी में धोने के सोडे से हटाओगे, या ऑप्शन डी में दे रखा है सोडियम क्लोराइड से हटाओगे, किससे हटाओगे। तो प्यारे बच्चों, जो हार्डनेस होती है वो वॉशिंग सोडा या धोने के सोडे से हटाई जाती है, और धोने का सोडा है ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु होते हैं। ठीक है, तो जल के जो अणु होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं 5 अणु होते हैं, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। देखो जिप्सम क्या होता है, जो आपका सीमेंट होता है, सीमेंट जैसे जब कभी आपके घर में काम हुआ हो तो हमने कोई दीवार लगाई हो तो वो एक दिन में नहीं सूखती। दीवार लगाई जाएगी और उसके अगले दिन आप देखोगे तो इतनी कठोर, इतनी टाइट हो जाएगी कि आप उसे अपने हाथ से हिला या उसे तोड़ नहीं सकते। तो ये जो हार्डनेस आती है वो आती है जिप्सम की वजह से। तो उस जिप्सम का आपको सूत्र बताना है कि उसका जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से आप याद रखेंगे। पहले वाले में आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे रखा है, बी में दे रखा है 2 मॉलिक्यूल वाटर, सी में दे रखा है 5 मॉलिक्यूल वाटर, और डी में दे रखा है 10 मॉलिक्यूल वाटर। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर से याद रखेंगे तो ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए में कहता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोलता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या ऑप्शन डी में बोलता है प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हाई अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है। याद करेंगे सारे बच्चे से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने जाना है, जिसे पीओपी के नाम से जानते हैं, हमारे घरों में भी होती है। उसका दूसरा नाम, अगर आपके घर में कभी भी पीओपी होगी तो आप उसको किस नाम से कहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कर दो। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को क्या तापमान पर गर्म करें कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। ठीक है, तो आप उसे 373 केल्विन का टेम्परेचर दे दीजिए जो ऑप्शन सी में है, और आपका जो जिप्सम है वो चेंज हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके सामने। कहता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं। पहला धोने का सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा रंजक चूर्ण। तो जब कभी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में किसी की हड्डी टूट जाती है तो व्हाइट कलर का प्लास्टर चढ़ा देते हैं, उसका नाम आपसे पूछ रहा हूं, उसका नाम जो साइंस में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं पीओपी। क्या बोल देते हैं, पीओपी। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, और आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें सही करिए, और ये सारे क्वेश्चन याद करिए ताकि आपके एग्जाम टाइम में आपकी कोई भी गलती ना हो। और इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, और इसी तरीके से आप मेहनत करिए और हम मेहनत करें, और आपके बोर्ड के लिए हम बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आपके आए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।